डिफ्रैक्शन। अच्छा, डिफ्रैक्शन वाज, सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया था ऑब्जर्व्ड बाय ग्रिमाल्डी नाम का कोई था, उसने ऑब्जर्व किया था और उसने जो डेफिनेशन दी, तो लोग उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले। उसके हिसाब से जो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी वो थी द बेंडिंग ऑफ लाइट एट sharp edges, ठीक है, the bending of light at sharp edges is called डिफ्रैक्शन। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या था? उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे सपोज ये कोई, जैसे कोई दीवार है, उस दीवार में एक ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग है। अब अगर लाइट ऐसे आई और उसके हिसाब से उसने कहा कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर तो आइडियली लाइट को सिर्फ इतने रीजन में आना चाहिए था और इसके ऊपर या नीचे डार्कनेस होना चाहिए था, लाइट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसने देखा कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इतना हिस्सा जो है, इस पूरे हिस्से में लाइट होती है। तो उसने कहा आप इसको समझाने का तो एक ही तरीका है कि ये मान लिया जाए कि जब लाइट यहां से आती है तो ऐसे मुड़ जाती है, जब यहां से लाइट आती है तो ऐसे मुड़ जाती है। तो यही उसने कहा कि जब लाइट किसी एज पे टकराई ना तो मुड़ गई। अच्छा, ऐसे ही दूसरा एक उसने ये देखा था कि सपोज अगेन ये एक ओपनिंग है, ये स्क्रीन, अगर कोई पॉइंट सोर्स रख दिया जाए, सपोज देयर इज अ पॉइंट सोर्स, तो इससे आइडियली जो रेज आनी चाहिए वो यहां तक आनी चाहिए, यानी इतने रीजन में लाइट होनी चाहिए। लेकिन लाइट जो है वो यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब कि रे जब ऐसे गई तो जाकर वो ऐसे चली गई होगी, बेंड हुई होगी। तो बिना बेंडिंग के उसने ये कहा कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि लाइट ऊपर या नीचे तक पहुंच पाए, है ना, इतने हिस्से में लाइट। इसीलिए उसने डेफिनेशन दी, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो क्या आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। ठीक है, yes. अच्छा, अब ये जो पहला केस है इसमें देखो लाइट रेज पैरेलल है, तो इस केस में जो सोर्स है, सोर्स इज एट इंफिनिटी, और इस केस में जो सोर्स है इट इज नॉट एट इंफिनिटी, सोर्स इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो जब सोर्स इंफिनिटी पे हो ना तो इस डिफ्रैक्शन को कहा जाता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और जब सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो इसको कहते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बाई चांस पूछ ही लें कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आया कि फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर में क्या फर्क है।
यस सर। ठीक है। हाँ, अब जो हमारे सिलेबस में एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, क्योंकि ये आसान है पढ़ना, इसमें सोर्स इन्फिनिटी पे होता है। ये फ्रेस्नेल थोड़ा कठिन है, तो इन आर सिलेबस ओनली फ्रॉनहोफर इज है। और उसके अलावा हमारे सिलेबस में जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है ना, वो ये है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसकी जगह यहां पर है सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट। क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इसमें ना एक पेज पर एक सिंगल स्लिट बना दी जाती है। ये इस तरीके से ये देखो, ये है एक सिंगल स्लिट। ये जो स्लिट है ना, ये वाली, वैसे तो ब्लेड से बनाई गई है। इस स्लिट की ये विड्थ होती है, इसको कहते हैं ए। समझ पा रहे हो? जैसे यहां पर ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग, यही स्लिट है। अब ये देखो, ये रेक्टेंगुलर स्लिट है, लीनियर सोर्स की तरह काम करेगी, तो इससे कैसी वेव फ्रंट्स मिलेंगी हमको? सिलेंड्रिकल, है ना। अगर इसकी जगह यहां पर मैं एक होल बना देता, तो इससे कैसी वेव फ्रंट्स मिलती हमको? स्फेरिकल। स्फेरिकल, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। तो लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये, ठीक है। तो क्या करते हैं यहां पर, ये पेज है ये, और ये एक ओपनिंग है जो ब्लेड से बनाई गई है। इसकी थिकनेस बहुत कम है, उसको मैं लिख रहा हूं ए, ठीक है। और ये सामने स्क्रीन है। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? एक्चुअली बात है कि व्हेन वी डिड द एक्सपेरिमेंट व्हाट वी ऑब्जर्व। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया, अब यहां तो एक स्लिट है ना, डबल स्लिट में तो क्या था, दोनों से लाइट आ रही थी, और कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। यहां पर क्या दो स्लिट है कि एक स्लिट है? एक ही है। एक स्लिट है तो एक ही सोर्स है ना।
लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि किसी जगह ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर किसी जगह डार्क फ्रिंज मिलती है, फिर किसी जगह ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर किसी जगह डार्क फ्रिंज मिलती है। मतलब कि यहां पर एक सोर्स होते हुए भी एक इस तरीके का पैटर्न आता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। यही एक्सपेरिमेंट है और इसी को हमको समझना है कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये लोगों के मन में एक बात तो रही कि भाई when there is only one source then how can we get this interference pattern, है ना। तो इसको समझाया हाइजेन। तो हाइजेन्स एक्सप्लेनेशन, हाइजेन ने ये कहा कि जो ये स्लिट है, ये स्लिट है तो एक ही स्लिट, लेकिन ये जो स्लिट है ये बहुत सारे, अगर हम चाहें तो इसको बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, छोटी छोटी लाइंस में। बताओ कर सकते हैं नहीं, है ना। अब ऐसी अगर आप लाइन बनाएं तो इतनी स्लिट में आप कितनी लाइनें बना पाएंगे बताइए। सपोज लाइन बनाना शुरू करेंगे, क्या और लाइनें बना सकता हूं मैं यहाँ पे? और तो इनफाइनाइट है ना। तो हाइजेन ने कहा कि ये जो स्लिट है ना, जिसकी थिकनेस वैसे ही बहुत कम है, इसके अंदर बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स, वो हर पॉइंट अपने आप को एक सोर्स समझने लगता है। ठीक है, बहुत ही अजीब सी थ्योरी थी। उसने कहा कि ओपनिंग जो है जिसकी थिकनेस ए है, उसमें हर पॉइंट अपने आप को एक सोर्स समझने लगता है और हर पॉइंट से वेव फ्रंट्स निकलना शुरू हो जाती है। तो हम तो खैर स्लिट की बात कर रहे हैं, तो ऐसी वेव फ्रंट्स देखो, यहां मैं वेव फ्रंट बना देता हूं ऐसी, ये सिलेंड्रिकल है, किसी भी जगह से लाइन ऐसी निकलेगी। जैसे यहां पर तो मैंने कितने सोर्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए, हालांकि बन और भी सकते थे। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाला पहला सोर्स है देखो, उससे इस तरीके से वेव फ्रंट निकल रही पहले से। दूसरा है देखो, उससे भी निकल रही है। ये जो तीसरा है, इससे भी निकल रही हैं। चौथा जो है ये देखो, इससे भी निकल रही हैं। पांचवें से भी निकल रही हैं। छठे से भी,
7वें से भी निकली देखो, और 8वें से भी निकली। अब देख रहे हो कितनी गंदगी हो गई। यस है ना, और ये तो 8 सोर्सेस की वजह से हुई है। यहां तो उसके हिसाब से इनफाइनाइट सोर्स होने चाहिए थे। अब उसने कहा कि जो स्क्रीन रखी है, स्क्रीन, उसमें ये सारी वेव फ्रंट्स आकर आपस में टकराती है, और जहां जहां वो टकराएंगी, मतलब इतने हिस्से में, जैसे यहां टकरा रही है, तो इतने हिस्से में कहीं ब्राइट, कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, कहीं कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो हाइजेन के हिसाब से कितने सोर्सेज हो गए यहां पे? इनफाइनाइट, यही बात है। तो हाइजेन ने ये कहा कि एवरी पॉइंट on the slit acts as a source of light. ठीक है, so wave fronts are produced from every point. So wave fronts are produced from every point, and these wave fronts interfere at different points of the screen. समझ में आया? बताओ, एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस सर। लेकिन बात ये हम कहेंगे भाई कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, और इस तरीके से हम ये तो अगर मान ले कि इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, तो यहाँ 8 सोर्सेज 10 सोर्सेज में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इनफाइनाइट में तो कैसे होगा? क्योंकि हमने तो जो पिछला पढ़ा YDSC, उसमें 2 सोर्सेज थे। 2 सोर्सेज के लिए हमको फॉर्मूला भी पता था कि √I1 + √I2 का स्क्वायर या √I1 - √I2, ये सब चीजें पता थी, बट ओनली फॉर 2 सोर्सेज। तो हाइजेन ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर आपको 2 के बारे में पता है ना, तो आप इस इनफाइनाइट में, मान लीजिए आपके पास 1000 सोर्सेज हैं, तो आप एक बार में 1000 मत लो, आप 2-2 के पेयर बनाते रहो, और इस तरीके से 500 बार कर लो। हालांकि ये भी कठिन ही है इतना करना, है ना, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वी विल टेक ओनली 2 सोर्सेज एट अ टाइम। तो यहां लिख लेते हैं, फॉर studying diffraction, we will take only 2 sources at one time. यहां तक आपको समझ में आया? यस। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन का जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये है कि एट द सेंटर a bright fringe is observed. सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है,
तो हाइजन ने कहा कि चलो इसको समझते हैं कैसे मिलती है। उसने कहा ये है अपनी स्लिट, ये है स्क्रीन, और यहाँ बहुत सारे सोर्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की बात करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा एक बार में 2 ही सोर्सेज लेंगे, ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर। उसने कहा एक काम करता हूं, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है यहां से एक रे आ रही है देखो, और एक पॉइंट सबसे नीचे है, एक रे यहां से आ रही है। 2 ही लेनी है ना एक बार में, एक बार में 2 ही लेनी है, पर लेनी सब है। बताओ सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली जो रे है उनके बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ या डिस्ट्रक्टिव हुआ? मतलब पाथ डिफरेंस कितना? 0 पाथ डिफरेंस है ना, कंस्ट्रक्टिव सी, ठीक है। इसके बाद उसने कहा ऊपर से दूसरी और नीचे से दूसरी, बताओ इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है? 0। मतलब इनका भी कंस्ट्रक्टिव हो गया। इसके बाद ये देखो, ऊपर से तीसरी और नीचे से तीसरी, इनमें भी कंस्ट्रक्टिव हो गया। फिर ऊपर से चौथी, अब बार बार सबको बनाने की जरूरत तो है नहीं। इस हिसाब से क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ऊपर की जो फर्स्ट है और लास्ट है उनके बीच कंस्ट्रक्टिव हुआ, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, इस तरीके से सारे पॉइंट्स किसी ना किसी पॉइंट के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इसीलिए सेंटर पे हमें क्या मिल रहा है? सेंटर पे हम कहते हैं कि हमें मिल गया सेंट्रल मैक्सिमा। इसकी इंटेंसिटी हम लोग I0 ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये I0 कोई 4I होता हो, वो इंटरफेरेंस अलग था, YDSE ये अलग है। जो भी इंटेंसिटी सेंटर पे अपन को दिखेगी अपन उसे I0 मान लेंगे। अब इसको समझना तो आसान था, इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, पर लोगों ने हाइजन से कहा कि भाई सेंटर पे तो ब्राइट आता है, पर सेंटर के अगल बगल फिर डार्क आ जाता है, फिर ब्राइट आ जाता है, उसको कैसे समझाओगे? तो हाइजन ने ना अपनी 2 कंडीशंस दी थी। मतलब ये हाइजन का नहीं, ये तो पूरा एक फ्रेस्नेल का जो डिफ्रैक्शन था ना उसका था। तो उसने अपनी कंडीशंस दी थी। क्या कंडीशन दी थी? उसने कहा कि भाई फॉर मिनिमम जैसे ये डिस्टेंस ए है, ये स्क्रीन है, ये है सेंटर, और कोई यहां पॉइंट है, ठीक। अब स्लिट का जो सेंटर है ना, इसको पी पॉइंट से जोड़ने वाली एक लाइन बना देते हैं। अगर ये लाइन कुछ थीटा एंगल बना रही है, कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस d हो और एंगल थीटा हो तो पाथ डिफरेंस d साइन थीटा होता है। yes, sir. यहां पर आप देखिए, यहां Yes, पर sir. स्लिट की जो विड्थ है वो तो a है और एंगल थीटा है। तो उसने कहा कि अगर ये जो a साइन थीटा है, a साइन थीटा, ये n लैम्डा के बराबर हो जाए ना, तो हमें इस पॉइंट पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। देखो उल्टा कह दिया उसने, क्योंकि ये n लैम्डा आपको याद है मैक्सिमा की कंडीशन होती है, Yes, sir. लेकिन उसने कहा यहां पे नहीं। यहां पे अगर a साइन थीटा n लैम्डा आए तो मिनिमा आएगा,
और n की जो वैल्यू है ना वो 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसे। इसको भी समझेगी क्यों ऐसा कहा उसने, ठीक है, पर पहले से लिख लेते हैं। और अगर मैक्सिमा आ जाए तो उसके लिए a sin थीटा होना चाहिए टू एन, मतलब उसकी कंडीशंस जो थी ना, जो हमारी पुरानी कंडीशन थी उसकी अपोजिट थी, 2n+1 लैम्डा बाई 2। और यहां भी उसने कहा n को 1 2 3 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है, पहले तो ये तो अपन को याद ही करनी है, इनको समझते अभी नहीं। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो, तो लोगों ने कहा भाई ये कैसे हुआ, कैसे ये a sin थीटा n लैम्डा आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा का मतलब होता है जैसे यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आती है ना, उसके बाद यहां पर और यहां पर डार्क फ्रिंज आ जाती है, इसी को कहते हैं फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कंडीशन थी, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n को 1 रख दें, ये हुआ ना फर्स्ट मिनिमा। बताओ। यस सर। अब उसने कहा ऐसा करो, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ ना 2 से डिवाइड करो। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे तो आ गया लैम्डा बाई 2, लेफ्ट हैंड साइड पे आया a बाई 2 साइन थीटा। अगर हम इसको कंपेयर कराएं इससे d साइन थीटा से, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, a बाई 2। इसका मतलब कि जो दोनों सोर्सेज हैं उनके बीच का डिस्टेंस a बाई 2 है, ठीक है। तो देखो हाइजन क्या बोला, हाइजन ये बोला कि जो ये स्लिट आपको दिख रही है ना, a है, इसके दो हिस्से हो गए, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला। अच्छा, इसमें बहुत सारे सोर्सेज होंगे, 1 2 3 4 बना लेते हैं, और यहाँ नीचे भी 1 2 3 4। अब उसने कहा देखो, ठीक है, देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे पहला जो है सोर्स, उससे लाइट गई, नीचे वाला जो है उसका पहले से लाइट गई। अब बताओ ये और ये जो सोर्सेज हैं, ये रेड कलर के दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, a बाई 2। a बाई 2। तो इस जगह पर पाथ डिफरेंस आना चाहिए a बाई 2 साइन थीटा, यस सर। जो कि किसके बराबर है, लैम्डा बाई 2 के। तो दोनों रेड कलर की जो वेव है ना, इनमें आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा,
और ये एक दूसरे को काट देंगी। नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा से एक बताता हूं। ये है देखो ग्रीन कलर की वेव, ये देखो ऊपर से दूसरी, और ये नीचे से दूसरी, सेकेंड हाफ की दूसरी। देखो अब दोनों जो ग्रीन कलर वाले पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस a/2 है कि नहीं? यस। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? a/2 साइन थीटा, जो किसके बराबर है? ग्रीन कलर की दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ये देखो पर्पल कलर की वेव, देखो फर्स्ट हाफ की तीसरी वेव, सेकेंड हाफ की तीसरी वेव। ये जो पर्पल कलर के दोनों सोर्सेज हैं इनके बीच का कितना डिस्टेंस है? a/2। पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा, जो किसके बराबर है? λ/2 के, है ना। और अपर हाफ की चौथी वेव, लोअर हाफ की चौथी वेव, ये देखो। तो कैसे हाइजन ने समझाया? हाइजन ने ये कहा कि जो फर्स्ट मिनिमा है ना, वहां पे स्लिट divides in two parts। फिर waves from upper part cancel waves from lower part। क्या ये क्लियर हुआ? तो यार लोगों ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, अब उनने कहा कि एक काम करो, ये समझाओ सेकंड मिनिमा। तो उसने कहा सेकंड मिनिमा भी समझा देता हूं। सेकंड मिनिमा की क्या कंडीशन होती है कि a साइन थीटा n लैम्डा के बराबर हो। तो उसने कहा a साइन थीटा मान लो 2 लैम्डा रख दो, मिनिमा है ना। अब उसने कहा दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा। अब इस a/4 साइन थीटा को कंपेयर करो d साइन थीटा से, तो d कितना आएगा? a/4। इसका मतलब उसने कहा कि अब ना जिस पॉइंट पर ये दूसरा डार्क आ रहा है D2, उस पॉइंट पर स्लिट 4 हिस्सों में बट जाएगी। सब a/4 a/4 a/4। अब देखो पहले हिस्से से एक रे आई, दूसरे हिस्से से रे आई, दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस a/4 है। पाथ डिफरेंस a/4 साइन थीटा है, जो कि λ/2 के बराबर है। ऐसे ही तीसरे हिस्से से एक वेव आई, चौथे हिस्से से एक वेव आई। अब तीसरे और चौथे को देखें तो दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस d/4 है। पाथ डिफरेंस सॉरी a/4 है। पाथ डिफरेंस a/4 साइन थीटा, अगेन विच इज एट λ/2। बताओ सर ये कैसे पता चल रहा है कि स्लिट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? अच्छा, ये कैसे? ये कंपेयर करके ना, a/4 साइन थीटा को d साइन थीटा से कंपेयर करके d a/4 आया, तो अपने को 1/4 हिस्सा चाहिए, तो कितने में डिवाइड करें बताओ? नहीं सर, मतलब 4 से क्यों करा डिवाइड? λ/2 लाने के लिए? हाँ, λ/2 लाना है ना। ओके सर। ठीक है। तो यहां पे स्लिट gets
divided in 4 parts. अच्छा, थर्ड मिनिमा पे क्या लगता है क्या होगा? 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, सही बात है ना? मतलब कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि एट द पोजीशन ऑफ द nth dark fringe, the slit gets divided in 2n parts. जैसे पहले मिनिमा पे 2 हिस्से हो गए थे, दूसरे मिनिमा पे 4 हिस्से हो गए थे, तीसरे मिनिमा पे 6 हिस्से हो गए थे, तो nth पे कितने हो गए? 2n हिस्से। क्लियर हुआ ना? मुझे लगता है ये आ गया होगा समझने वाला पॉइंट। यस सर। ठीक है सर। हाँ, चलो अब आते हैं इसके बाद, ये तो मिनिमा हो गए, मैक्सिमा पे। तो यहां मैं लिख देता हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्चुअली इनको सेकेंडरी मैक्सिमा कह रहे हैं, जो किनारे वाले हैं, क्योंकि एक वो जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, सेंटर वाला, तो उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इनकी अलग होती है। ठीक है, अब देखो किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन थी, a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उसके लिए n को मैं 1 रख देता हूं, तो a sin थीटा क्या है? 2 × 1 3 λ/2। समझ में आया? Yes. अब उसने कहा एक काम करो, 3 को इधर ले जाओ। इसका क्या मतलब है कि स्लिट के कितने हिस्से करने चाहिए हमको? 3। तो उसने कहा ये स्लिट है और ये वो जगह है जहां मुझे B1 मिल रहा है, फर्स्ट ब्राइट। तो उसने कहा ये जो स्लिट है ना, इसके 3 हिस्से हो गए। जो ऊपर वाला है उससे एक रे ऑफ लाइट गई, जो बीच वाला हिस्सा है उससे एक रे ऑफ लाइट गई, और जो नीचे वाला है उससे भी एक रे ऑफ लाइट गई। 3 रे ऑफ लाइट गई, लेकिन पाथ डिफरेंस λ/2 है। तो पहला और दूसरे ने सपोज एक दूसरे को काट दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके, तीसरे को कट करने के लिए कोई चौथा है वहां पे? No, नहीं ना। no, तो उसने कहा कि सपोज इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, पर ये तो बचा रहा ना, तो इसकी वजह से लाइट आती रहेगी। ऐसी देख लो, यहां से आया, ये देखो,
अब पहले दोनों ग्रीन ने एक दूसरे को काट दिया, तीसरा वाला रह गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देखो कि स्लिट गेट्स डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स एंड B1 जो है ना, फर्स्ट ब्राइट, इट गेट्स लाइट फ्रॉम वन बाय थ्री ऑफ द स्लिट, क्योंकि 3 हिस्से किए थे, उसमें से 2 हिस्सों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था, तो सिर्फ एक से ही तो लाइट मिली। बताओ क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। अब अगर एक से लाइट मिली तो कम होनी चाहिए इंटेंसिटी, इसका मतलब यस सर। तो सेंटर की इंटेंसिटी आई नॉट मानी थी ना, इसकी इंटेंसिटी होती है, इसको याद कर लेना, आई नॉट अपॉन 22.5 फर्स्ट ब्राइट फ्रिज। अच्छा, अगर हम बात करें, बस फॉलो कर दो। हाँ हाँ, लो कर लो। डन सर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उसके लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1, n को 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, ये देखो तो ये आ गया a/5 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2। तो क्या लगता है स्लिट के कितने हिस्से करने चाहिए? 5 हिस्से। सही बात है। तो जो स्लिट है पांच हिस्से हुए इसके। अब यहां पर कहीं पर सेकंड ब्राइट आ, तो यहां पर देखो 5 हिस्सों से लाइट आई, 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे को काट देंगे, थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे को काट देंगे, कौन सा बचेगा? उस फिफ्थ से लाइट आएगी। मतलब यहां लिख सकते हैं स्लिट गेट्स डिवाइडेड इन 5 parts and B2 second bright है, it gets light from
तो और कम हो जाएगी फिर तो इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगी आई नॉट अपॉन 62.5। थर्ड में क्या होगा फिर, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा में कितने हिस्से हो जाएंगे, 7 हिस्से हो जाएंगे, है ना, और 1/7 से, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं कि एट द nth secondary maxima, at the nth secondary maxima, slit divides itself in two n+1 parts. And screen gets light from 1 upon 2n+1 slit. सर हाँ बोलो। सर ऐसे थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी फिर? यार एक्चुअली ना इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है जहाँ पे ये जो बीटा होता है ना, ये होता है तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मतलब पहले जो थीटा होता है ना, जो भी एंगल थीटा हो उससे बीटा निकालो, फिर बीटा को यहाँ रख के फिर इंटेंसिटी निकालो। इसलिए ऐसा नहीं आ रहा कि जैसे सीधा ही 1/5 हो जाए या सीधा वो नहीं आ रहा, पर इसको करने की जरूरत नहीं, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी बस वो क्योंकि 2 की इंटेंसिटी उन्होंने लिख रखी है वहां पे, इसलिए मैंने कहा याद कर लो। ओके ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि भाई कब स्लिट के इवन हिस्से हो रहे, कब ऑड हिस्से। देखो जब भी मिनिमा आता है ना,
तो हमेशा इवन हिस्से हो जाते हैं, जब भी मैक्सिमा आता है तो हमेशा ऑड हिस्से हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो फिर से थोड़ा सा और बताता हूँ। सर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या इंटेंसिटी है? I0/22.5। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा दिखता है? जैसे ये स्लिट है, ये अपना स्क्रीन, यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और इसके इधर इधर डार्क। डार्क मतलब इंटेंसिटी 0 और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर इंटेंसिटी I0। तो ना इंटेंसिटी ऐसे वेरी करती है। देखिए ये जो ग्राफ का शेप है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा वाला शेप इस तरह। अच्छा डार्क सेंड ये तो ठीक है, ये इंटेंसिटी I0 है। डार्क जो है इसको अगर मैं यहां से ऐसे देखूंगी, अच्छा ये है A, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन इट इज D। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा। तो D1 के लिए ये लिख सकते हो, A sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा में n को 1 रख दिया, तो A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, तो यहां से साइन थीटा आ गया लैम्डा अपॉन ए। अब साइन थीटा ये है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। इसका मतलब ये वाला एंगल लैम्डा अपॉन ए है। अच्छा इस तरह से ये वाला एंगल भी लैम्डा अपॉन ए होगा। तो आप ये देखिए, ये डार्क और ये डार्क, जो पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है वो इन दोनों डार्क के बीच में ऐसे फैला। ये देखो पूरा सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे जाके सेंट्रल मैक्सिमा पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं? तो अगर कोई हमसे पूछे कि कितने एंगल में फैला है सेंट्रल मैक्सिमा, 2 लैम्डा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं। एक सेकंड, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी है? 2 लैम्डा बाई।
और ऊपर या फिर यही देखना है? थैंक यू। थैंक यू सर। एंगुलर विड्थ, अच्छा अब ये जो है ये लीनियर विड्थ है एक तरीके से देखा जाए y। अगर मैं यहां सपोज अप्रोक्सीमेटली ये लगा दूं तो एंगल यहां पे हो गया 2 लैम्डा बाई, आर्क कितना है y और रेडियस d के बराबर अप्रोक्सीमेटली। तो एक और टर्म ये हो गया, देखिए लीनियर विड्थ ऑफ ये आया y कितना गया 2 लैम्डा कैपिटल D बाई ए। ठीक है, तो ये मतलब पूछते हैं कई बार। उसके अलावा एक बार ये पूछा था कि ये डिस्टेंस कितना होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और जो डार्क फ्रिंज है उसके बीच का। लैम्डा d by d। लैम्डा d बाई ए है ना, यहाँ d नहीं आता, a आता है। ठीक है, यस। हाँ ठीक है, ये हो गया डिफ्रैक्शन पैटर्न हो गया। हाँ एक चीज और देख लो, ये तो मैंने खैर D1 बनाया है। D1 के बाद फिर होगा B1 पहली ब्राइट, फिर D2 होगा। इस तरह से यहां भी देखो B1 होगा फिर D2 होगा। तो ये जो सेकेंड डार्क है ये कितने एंगल पे आएगी सेकेंड डार्क के लिए? तो फर्स्ट डार्क के लिए था, सेकेंड डार्क के लिए ये लिख सकते हैं ना, यानी कि साइन थीटा आया, थीटा आ गया 2 लैम्डा बाई। इसका मतलब जो सेकेंड डार्क है उसका एंगल ये वाला 2 लैम्डा बाई होगा। तो इसका मतलब D1 और D2 यानी ये कितना होगा, ये एंगल लैम्डा by a। लैम्डा बाई। लैम्डा by। तो ये जो पहला ब्राइट है ना, पहला ब्राइट इस तरीके से होता है, ऐसे यहां ऐसे बनता है। इसकी इंटेंसिटी कम है इससे, क्योंकि सेंटर की आई नॉट थी, इसकी आई नॉट अपॉन 22.5। ऐसे यहां भी ऐसे बनेगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो पहला ब्राइट है वो लैम्डा बाय ए में ही फैला हुआ है, यानी कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो 2 लैम्डा बाय ए है, एंगुलर विड्थ
ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमा है ना उनकी एंगुलर विड्थ सिर्फ λ/8, सेंट्रल की 2 λ/8 होती है, बाकियों की λ/8। सर एक बार स्क्रॉल डाउन करना। सर सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ मतलब B1 और B2 के बीच वैल्यू। हाँ, D1 और D2 के बीच में। सर B1 और B2 के बीच वाली या D1 और D2 के बीच वाली? तुम्हें क्या लगता है किसके किसके बीच में लिया मैंने मैक्सिमा की विड्थ, पहले मैक्सिमा की विड्थ? अच्छा अच्छा ठीक है सर। क्या लगता है, बताओ किसके बीच में ली गई है? D1 और D1 के बीच में लिया था पहले वाले के लिए। हाँ, और अब D1 और D2 के बीच। बिल्कुल D1 और D2 के बीच। ओके सर। अच्छा, ये हो गया। हाँ, अब जैसे ये B1 बनाया ना, यहाँ पे मैं B2 और बना, तो जैसे यहाँ D3 है, इधर भी D3 बनेगा थ्रेडदार। इनके बीच में ब्राइट आएगा, तो वो ब्राइट और कम इंटेंसिटी का होगा। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी तो और कम है ना, I0/62.5। तो इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न दोनों में फर्क है। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता था, ऐसा होता था, देखो ऐसा, अगला भी उसी इंटेंसिटी तक जाता था, उसके बाद अगला भी उसी इंटेंसिटी तक जाता था। सबकी इंटेंसिटी 4i होती थी, याद है? इंटरफेरेंस, सॉरी YDS में। यस यस सर। है ना? इसमें ऐसा नहीं है डिफ्रैक्शन। तो ये पूछ सकते हैं भाई, डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न में फर्क क्या है? डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, बाकियों की कम होती है, और इसमें सेंटर हो चाहे बाकी हो, सबका। अच्छा, सबकी जो ये डिस्टेंस है, ये वाला विड्थ, ये बीटा के बराबर, यानी कि ये किसके बराबर है? लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल। जबकि यहां पे अलग अलग है, सेंट्रल की डबल है बाकियों का। क्लियर हो गया? बताओ। ये देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था? इसमें स्लिट की विड्थ A थी,
यस सर। और दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो d था। स्मॉल डी। अब आपको देखिए समझ में अब तक आ गया होगा कि दो स्लिट हैं तो YDSE तो होगा, लेकिन हर स्लिट का अपना अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न भी होगा। तो इसलिए यहां पर मैं लिख देता हूं YDSE एंड डिफ्रैक्शन कंबाइंड। YDSE और डिफ्रैक्शन को कंबाइन कर दिया। ये D है और इसकी अपनी विड्थ A के बराबर। तो YDSE तो हो ही रहा है और डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। अच्छा, डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना, उसकी ये होती है। YDSE में जो बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा आते हैं सबकी ये बीटा लैम्डा d/d। आप अगर कंपेयर करेंगे ना दोनों को, तो एक तो ये D A से बहुत बड़ा है, D A से बहुत बड़ा है? यस सर। तो ये ओवरऑल ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब फ्रिंज विड्थ ना बहुत छोटी होती है, मतलब ऐसे होता है देखो। YDSE अगर सिर्फ होता तो ऐसे होता है। और अगर सिर्फ डिफ्रैक्शन होता तो वो ऐसे होता। ये सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ये ऐसे पहला मैक्सिमा, इस तरीके से, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये कंबाइन हो गए। तो आप ये देखिए कि जो डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके अंदर बहुत सारे YDSE के मैक्सिमा आ रहे कि नहीं आ रहे? यस सर, आ रहा है। आ रहे ना। तो ये पूछते हैं कि बताओ डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा में YDSE के कितने मैक्सिमा आएंगे। अब YDSE के जो ये डिस्टेंस है ये तो बीटा है, तो अपन लिख दें कि सपोज देयर आर n maxima of YDSE within the central maximum of diffraction. So this we can write 2 lambda capital D upon A is equal to n times lambda capital D upon small d. तो lambda capital D कट गया तो n आ गया। ये पूछ लेते हैं एक दो बार, n आ गया 2d अपॉन ए। और बस डिफ्रैक्शन की जो थ्योरी है ना वो यहीं तक थी। तो किए जाए कुछ सवाल इस पे? यस सर। ठीक है, देखो जो एग्जाम में आए होंगे वो सब करा देते हो, ठीक है? पैकेज ढूंढते हैं यार।
देखो ये 2019 में आया था। $4,200 Armstrong. 4200 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। Yes, sir. चलो देखते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज थीटा नॉट। तो थीटा नॉट कितना है? 2 लैम्डा बाई 2 इंटू 600 by A. When the same slit is illuminated by another monochromatic light, the angular width decreases by 30%. तो decreases by 30% plus 70% हो गई। 7 theta naught by 10 is equal to 2 lambda by A. तो 10/7 is equal to 6000 upon lambda. लैम्डा आ गया 4200। ठीक है। ये वाला देख लो। Fourth option. होता रहा है। देखते हैं। A linear aperture whose width is 0.02 centimeter. A दे रखा है 0.0. It is placed immediately in front of a lens of focal length 60. ठीक है। यानी कि अच्छा f60 है। The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength lambda दे रखा है। The distance of the first dark band of diffraction from the center is. देखो इसमें क्या है, ये अपर्चर है, अपर्चर यानी ओपनिंग। इसको ना बिल्कुल ऐसे लेंस के पास रखें, तो जो भी लाइट आई, क्या जो भी लाइट आई, अच्छा फोर्थ आ रहा है, वो ऐसे जाके कन्वर्ज होगी ना स्क्रीन पे। तो बस वो एक्चुअली ये बताना चाहते थे कि फोकल लेंथ जो है वो कैपिटल डी है। तो क्या होगा, ऐसे मिलेगा यहाँ ब्राइट, सेंट्रल, फिर यहाँ डार्क,
अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये एंगल जो होगा, ये लैम्डा बाय ए होगा ना, तो लैम्डा कितना हुआ 5 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन ए कितना हुआ 2 इंटू 10 की पावर -2 यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -3। दिस इज एंगल। अब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क तो यही डिस्टेंस है y, और रेडियस अपना ये f हो गया, तो y आ गया 60 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। 25 इंटू 6 150 आ गया इंटू 10 टू द पावर -3, सही 0.15 आ गया, ठीक है ना। ये तो ये वाला कर लो। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यस ठीक है, कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री। तो ए साइन थीटा जो होता है वो लैम्डा होता है, तो ए साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा, तो ए साइन 30 1/2, तो ए की वैल्यू 2 लैम्डा हो गई। लैम्डा 5000 दे रखा है, तो ए हो गया इसका मतलब 10,000। नाइस। अब कह रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किस एंगल पे मिलेगा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, n को 1 रख दिया, 3 लैम्डा बाई 2, वैल्यू रख देते हैं, ए 10,000 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 और लैम्डा कितना है 5000। तो साइन थीटा आ गया 3/4, तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स, ठीक है। अब ये वाला कर लो।
π/4 रेडियन। π/4 आ रहा है। देखो इस सवाल को पहले तो अपन देखें, लिखा है एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू द सर, सेंट्रल, फोर्थ आ रहा है। देखो पहला मिनिमम, पहले मिनिमम के लिए कंडीशन ये होगी ना, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब वो ये कह रहे हैं कि एक वेवलेट है जो एज से आई और एक है जो मिड पॉइंट से आई। तो जो एज और मिड पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, a/2 ना। तो इनके बीच पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए ना, यानी कि λ/2। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई। बताइए हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है, लो ये वाला ट्राई कर लो। सेकंड ऑप्शन। सेकंड आ रहा है, लिखा है कि व्हाट शुड बी द टू स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, डी दे रखा है, कैपिटल डी 1 दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 500 नैनोमीटर। What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the, अच्छा ये तो सीधा फॉर्मूला यही हो गया ना। तो n की वैल्यू तो 10 दे रखी है, d है 2 mm अपॉन a। अच्छा d 1 है, 0.2 mm आ गया। ये लो, दोनों कर लो ट्राई, दोनों कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा विजिबल नहीं हो रहा। लो अब देख लो,
फर्स्ट वाला तो खैर सीधा ही है 2 लैम्डा dy, और इसमें डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ये भी वही है 2, लैम्डा है 600 तो नैनोमीटर में है, तो 10 की पावर -7 कर दें तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। कैपिटल डी कितना है 2 मीटर, इसको चलो 200 कर देते हैं डिवाइड बाय 8, 1 mm है, इसको 0.1 कर देते हैं, तो 2 6 12 24, लेकिन साथ में 1 2 3 4 5 तो 0.24 है सेंटीमीटर, यानी 2.4 mm आ रहा है यार। देखो जरा क्या आ रहा है, यस सर, ये आ रहा है? यस सर वही है। ठीक है, तो हो गए सब सवाल यस डिफ्रैक्शन के, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और Yes. है पोलराइजेशन, है ना, वो फिर अपन कल करेंगे। कल ये ठीक है बताओ, सर। कल जूलॉजी हो गया ना अब RM 17 में भी, यस सर। भी सर। तो 1 बजे से कर लेंगे क्लास, ठीक है। ठीक है सर। कल ये Yes. पोलराइजेशन खत्म कर देंगे, ठीक, मतलब ये चैप्टर ही हो जाएगा कल। सर रिजॉल्विंग पावर वगैरह। हाँ, रिजॉल्विंग पावर भी कल कर लेंगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। क्या चीज? थैंक यू सर। बाय पाई रेडियन। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, एक बार बोलो क्या कह रहे हो। सर वो पाई रेडियन वाला क्वेश्चन बताना, एक बार बता दो तो बस। एक सेकंड, ये वाला कह रहे हो? यस सर। देखो इसमें पहले तो फर्स्ट मिनिमम लिखा हुआ है, फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन लिखी मैंने, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। इसके बाद मैंने ये देखा कि उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने कहा था कि जो दोनों वेव हैं वो कहां कहां से निकल रही है, एक तो एज से निकल रही है और एक मिड पॉइंट से निकल रही है। तो एज और मिड पॉइंट का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय 2 ना यार, मतलब a/2 ना, a/2 सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो a/2 इंटू साइन थीटा, ये हुआ 5 डिफरेंस, ये लैम्डा बाय 2 के बराबर हो जाएगा।